अगर आप इस वीडियो पे आ चुके हैं और ओरियंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं, जैसे कि फंडामेंटल एंड टेक्निकल डिटेल्स, बिजनेस मॉडल क्या है, पीयर कंपैरिजन करूंगा अदर आईटी फर्म से और मेरा ओपिनियन क्या है अबाउट दिस आईपीओ। तो अगर आप ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखेगा। अगर आप इन केस शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो मेरी रील्स अवेलेबल है इस चैनल पे, आप वो जाकर देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पर मेरी कोई एडवाइस नहीं है टू इन्वेस्ट दिस आईपीओ। अगर हम बात करें ओवरव्यू की ओरियंट टेक्नोलॉजीज आईपीओ की, तो इसकी जो डेट है वो है 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर की। अगर बात करें प्राइस बैंड की तो वो है 195 रुपीज से लेकर 206 रुपीज के बीच में, और ये प्राइस बैंड मुझे काफी सही लगता है। अगर लॉट साइज की बात करें तो वो है 72 शेयर्स का। आप मैक्सिमम 13 लॉट जो है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। तो चलिए इसके अलावा हम देखते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी वो हुई थी 1997 में। कंपनी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो है मुंबई में। इसके अलावा इनके न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, कर्नाटका, चेन्नई और तमिलनाडु में भी ऑफिसेस हैं। अगर बात करें मॉडल ऑफ बिजनेस की तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इनेबल सर्विस, क्लाउड एंड डाटा मैनेजमेंट की सर्विस कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो मेन जो मॉडल ऑफ बिजनेस है वो यही 3 मॉडल ऑफ बिजनेस है और जिनकी ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। अगर हम बात करें कस्टमर्स की तो देखिए ये कंपनी जो है वो अपने 10 बड़े क्लाइंट्स पर डिपेंडेड है, ठीक है। और यहाँ पर ज्यादा इंडस्ट्रीज ये कवर करती नहीं, इसके जो कस्टमर्स है वो ज्यादा इंडस्ट्री से नहीं आते, जैसे कि बीएफएसआई से आते हैं, आईटीएस से आते हैं। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अगर हम देखें तो कोल इंडिया लिमिटेड, मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ सेल्स एंड टैक्स जीएसटी, महाविकास मुंबई। तो अगर हम गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर देखें तो ये इसके बड़े क्लाइंट्स हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल की बात करें तो उसमें एसीजी एसोसिएट कैप्सूल प्राइवेट लिमिटेड, ज्योति लैब लिमिटेड जैसे क्लाइंट्स आ जाते हैं। तो ओवरऑल कंपनी के 10 बड़े क्लाइंट्स हैं और इन्हीं पर इसका जो कंप्लीट बिजनेस है, जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है, वो इन्हीं 10 बड़े क्लाइंट से आता है। तो चलिए इसके अलावा अब हम बात करते हैं ऑर्डर बुक की। तो कंपनी के पास एज December 31, 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 92 करोड़ के, ये मिलियन में 92 करोड़ के ऑर्डर्स हैं जो कि गवर्नमेंट एंड पीएसयू से हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ज्यादा 398 मिलियन के जो ऑर्डर है ना वो गवर्नमेंट एंड पीएसयू से ही है। तो जा इनका पीएसयू और अंडरटेकिंग जो कंपनी है वहां से इनका काफी अच्छा बिजनेस जो है ऑपरेटिंग रेवेन्यू आता है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीओ की, अगर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव देखें तो पहला ऑब्जेक्टिव इन्होंने दिया है कि एक्विजिशन ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस इन नवी मुंबई। तो जो अभी इनके लीज पर ऑफिस चल रहे हैं उन्हें ये ऑन करना चाहते हैं, उन्हें ये खरीदना चाहते हैं जो कि नवी मुंबई में है। सेकंड है कि फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें ये करेंगे परचेस ऑफ इक्विपमेंट ऑफ सेटिंग अप नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर। तो कंपनी जो है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर नवी मुंबई में स्टेब्लिश करना चाहती है। उसके इक्विपमेंट्स के लिए बेसिकली ये एक ऑब्जेक्टिव है कंपनी का आईपीओ, जिसके लिए उसे पैसे चाहिए। और ये नवी मुंबई में ही ये प्रॉपर्टी जो है वो ओन करना चाहते हैं, जो कि ऑफिस प्रेमिसेस है वो ये ओन करना चाहते हैं। थर्ड रीजन है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो कि जनरली सभी आईपीओ का होता है, ये क्लेरिफाई नहीं किया जाता है। अगर हम बात करें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की, तो अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर बात करें एडवांटेज की तो कंपनी ने रिसेंटली जो है एक डैश यानी कि ओरियंट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस डिवाइस एज ए सर्विस, डैश जिसे कहते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करवाइए किसके लिए? रिटेलर्स के लिए, यानी कि इंडिविजुअल के लिए। तो कोई भी सब्सक्रिप्शन या पे पर यूज बेसिस पर इनकी ये सर्विस ले सकता है। बट
इस सेक्टर में ऑलरेडी काफी सारी बड़ी कंपनीज देखने को आपको मिलती है, एलटी माइंड्री, टीसीएस। तो ये यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनके लिए होने वाला है। बट अपने जो 10 बड़े इनके जो 10 बड़े क्लाइंट्स हैं, अब उनके अलावा भी कंपनी जो है वो रिटेल पर फोकस करना चाहती है। कंपनी के पास 92.76 करोड़ के जो हैं वो ऑर्डर बुक हैं कंपनी के पास, ठीक है, और ये स्ट्रेंथन करती है। अगर बात करें फाइनेंशियल, तो आगे हम इसके फाइनेंशियल देखने वाले हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट सब कुछ देखने वाले हैं। बट अगर हम उसकी बात करें तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पैट मार्जिन है ना वो कंसिस्टेंटली बढ़ा है। अब आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। अब कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं, बहुत जरूरी है ये डिसएडवांटेज। देखिए, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज तो ये है कि जो 10 बड़े कस्टमर्स है ना कंपनी के पास, अब उन्हीं से इनका ज्यादातर रेवेन्यू आता है। तो अगर ये 10 कस्टमर्स को कुछ हो जाता है, ठीक है, या ये डील जो है वो क्लोज कर देते हैं, तो इसका इफेक्ट डायरेक्टली कंपनी पे पड़ेगा। और दूसरा, जैसे कि हमने देखा कि इसके ऑर्डर बुक में भी ज्यादातर जो ऑर्डर्स होते हैं वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एंटिटीज जैसे कोल इंडिया से आते हैं। तो अगर, और ये जो ऑर्डर्स आते हैं ये टेंडर प्रोसेस के थ्रू आते हैं, टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो सपोज अगर कंपनी फेलियर टू सिक्योर दीज टेंडर्स या नेसेसिटी टू रिड्यूस बिड प्राइस, अब देखिए टेंडर जो होते हैं उन पर एक बिड लगती है, जो सबसे कम बिड करता है गवर्नमेंट उन्हें टेंडर देती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई और नई कंपनी आ जाती है और वो भी उस टेंडर के लिए बिड डालती है, तो इस कंपनी के लिए डिफिकल्टी आ जाएगी टू सिक्योर द टेंडर, ठीक है। तो ये इनके लिए एक काफी बड़ी डिसएडवांटेज है, क्योंकि ज्यादातर ऑर्डर्स इनके पास गवर्नमेंट से ही आ रहे हैं और ऑपरेशनल रेवेन्यू भी ज्यादातर वहां से आ रहा है। इसके अलावा ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के कुछ प्रमोटर इन्वॉल्व हैं इन द ऑन गोइंग लीगल डिस्प्यूट। वैसे तो ऐसा कोई आईपीओ नहीं मिला मुझे कि जिसके प्रमोटर्स जो हैं वो लीगल डिस्प्यूट में इन्वॉल्व ना हो, तो ये तो एक आम सी बात हो चुकी है। बट अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो वहां पर आपको स्ट्रेंथ दिखेगी दिखेगी। तो अगर हम इनकी थोड़ी स्टडी करते हैं तो आपको पता लगता है कि इनका रेवेन्यू अगर 31 मार्च 2021 से लेकर अगर 31 मार्च 2024 के फाइनेंशियल ईयर तक देखा जाए तो कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हुआ है, यानी कि बढ़ा ही है इनका जो रेवेन्यू। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ा है और काफी बढ़ा है। मतलब ये 13 लाख से 41.45 करोड़ पर पहुंच चुके हैं 31 2024 में। अगर बात करें कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस तो वो भी कंसिस्टेंटली बढ़े हैं। अगर बात करें कंपनी की बोरोइंग की, तो यहाँ पर देखने की बात ये है कि 2021 में इनकी 9 करोड़ 22 लैक्स की बोरिंग थी, जो घट के 2022 में हो गई 2 करोड़ 28 लैक्स की। और फिर ये 31 मार्च 2023 में फिर से बढ़ के 12 करोड़ 86 लैक्स की हो गई। और ये 31 मार्च 2024 अगले अगले जो फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में ये फिर घट के 4 करोड़ 82 लैक्स की हो गई। तो यहाँ पर एक बात को आपको देखने को मिलती है कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो काफी सही है। जिन कंपनी का कैश फ्लो सही रहता है तो वो अपना जो बोरोइंग है, जो डेट है, वो भी ऑन टाइम पर पे कर पाती है, ऑन टाइम पर उसे रीपे कर पाती है। तो कैश फ्लो, यहाँ से एक बात पता चलती है कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो काफी सही है। चलिए अब आगे देखते हैं रेशोस के बारे में। तो अगर हम कंपनी के रेशो देखें तो आर ओ यहाँ पर आर ओ रेशो है 27.26, आर ओ सी ई रेशो है 28.42, और अगर पेट मार्जिन की बात करें तो वो है 6.87। चलिए अब ना पीयर कंपेरिजन देखते हैं। देखिए, ओरियंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एज कंपेयर टू कंपनी लाइक SCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो, एलटी माइंड्री, टेक महिंद्रा, इसके मुकाबले काफी छोटी कंपनी है ये एक फैक्ट है। बट यहाँ पर हम ना अर्निंग पर शेयर पर अगर नजर डालें, कंपेरिजन में अगर अर्निंग पर शेयर करें, यहाँ पर मैं दो कंपेयर कर रहा हूँ, ओरियंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और विप्रो को। विप्रो की ज्यादा है 20.89 और ओरियंट टेक्नोलॉजीज की है 11.8। बट आप देखें तो इन कंपनीज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ये और विप्रो काफी बड़ी कंपनी है, जॉइंट एक पूरा बड़ा जॉइंट है
अगर हम विप्रो और इन्फोसिस की बात करें तो अगर हम उस कंपेयर में देखें तो इनके ईपीएस में इतना ज़्यादा अंतर है नहीं, क्योंकि विप्रो काफ़ी बड़ी कंपनी है इसके बावजूद भी, और ओडियन काफ़ी छोटी कंपनी है इसके बावजूद भी। अगर हम अदर कंपनी से करें जैसे एल टी माइंट्री, तो आपको तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। पर टेक महिंद्रा में भी इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बट जैसे एल टी माइंट्री, ठीक है, इसमें आपको काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। एस सी एल टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली ये काफ़ी बड़ी कंपनीज है और यहाँ पर डिफरेंस क्लियर दिख जाता है। अगर हम बात करें आर ओ एन डब्ल्यू की, ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न ऑन नेट वेल्थ की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे ओरियन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का 23.64, ठीक है, और अगर विप्रो का बात करें तो वो है 14.79 का, और यहाँ पे एलाइड डिजिटल सर्विस की बात करें तो उसका काफ़ी कम है 7.41 का। इसके अलावा टेक महिंद्रा की बात करें 8.83 है। देखिए आर ओ एन डब्ल्यू का जो कैलकुलेट करने का पैटर्न है वो काफ़ी डिफरेंट है, और कितने परसेंट जो है आर ओ एन डब्ल्यू सही है ये कहना मुश्किल है। बट आप यहाँ पर देखेंगे कि समहाउ ओरियन टेक्नोलॉजीज ने इसमें भी compete किया है। पी रेशो अभी अवेलेबल है नहीं, वो लिस्टिंग के बाद ही आपको पता चलेगा। तो कहना सिर्फ इतना है कि एक छोटी कंपनी के होने के बावजूद भी कंपनी के फंडामेंटल और जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है, जो ग्रोथ का पैरामीटर्स कंपनी ने दिखाए हैं, वो अभी तक के हिसाब से काफी पॉजिटिव है। तो लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ आपको। देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ठीक है, टेक्निकल्स अच्छे हैं, कंपनी में ग्रोथ अच्छी है, तो जो लिस्टिंग गेन होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि ये कंपनी इसके फंडामेंटल्स के मामले में तो आप डेफिनेटली सिक्योर हो जाए। हाँ, एक बड़ी चिंता की बात है कि उसके 10 ही क्लाइंट्स है, या उसका कंपटीशन विप्रो और एलटी माइंट्री से है, बट उसने 1997 से लेकर अभी तक compete किया है, और ये कंपनी जैसे दिखा रही है तो आपका ग्रोथ प्रोजेक्शन इसकी पॉजिटिव है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसकी लिस्टिंग गेन होगी वो मेरे अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मी, वो आपको 90% तक का लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है, ठीक है। ये सिर्फ प्रेडिक्शंस है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।